नमस्कार। हर दिन जब हम न्यूज़ खोलते हैं, एक खबर फिर सामने आती है। सेक्सुअल वायलेंस, एक और विक्टिम, एक और बहस, एक और गुस्सा और फिर एक सवाल। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ गुस्सा करने से समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं? और उस गुस्से के ख़त्म होने के बाद जब सब कुछ वापस से रुक जाता है, क्या हम फिर किसी निर्भया का इंतज़ार करते हैं? क्या हम फिर ऐसी कोई घटना का इंतज़ार करते हैं जिसमें फिर कैंडल मार्च निकलता है और जिसके अंदर फिर हम वापस शांत हो जाते हैं? या फिर हमको इसको जड़ से समझना होगा और जहाँ से ये समस्या ही पैदा होती है उस समस्या को वहीं से जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। जो मैंने आज गाइडलाइन बनाई है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन या रिपोर्ट नहीं है। ये वो नहीं है कि सज़ा कैसे दी जाए, बल्कि एक ऐसा समाज कैसे बनाएं हम जहाँ पर ये अपराध हो ही ना, और या फिर हम इस अपराध को बहुत ज़्यादा कम कर दें। सच्चाई एक है जो अक्सर छिप जाती है। अक्सर फिल्मों में, कल्पनाओं में रेप को एक अजनबी द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन रिसर्च एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। कई मामलों में अपराधी कोई अजनबी नहीं होता, वो होता है कोई दोस्त, पड़ोसी, टीचर, रिश्तेदार या कोई जाना पहचाना व्यक्ति। अब एक बात सोचो, जब खतरा बाहर से है ही नहीं बल्कि अपने ही सामाजिक दायरे में है, तो समस्या सिर्फ कानून की है ही नहीं, समस्या है कई हद तक समाज की सोच की, शिक्षा में, संस्थानों में कमजोरी की। हमको इस चीज़ को सबसे पहले जड़ से उखाड़ना होगा। सबसे पहले अगर हम इस रिसर्च का सबसे बड़ा निष्कर्ष देखें तो एक है नकली मर्दानगी या फिर फेक मस्कुलिनिटी। यह असल ताकत नहीं होती, यह असुरक्षा होती है जो ताकत का नकाब पहनती है। इस मर्दानगी जो लोग कहते हैं उसमें क्या होता है कि महिलाओं पे नियंत्रण करने का अहंकार, दोस्तों के सामने खुद को साबित करना, आक्रामकता को ताकत समझना और ना सुनने पर अपमान महसूस करना। धीरे धीरे यही सोच कई युवाओं के दिमाग में बैठ गई है और फिर सम्मान की जगह हक समझ लिया जाता है। दोस्तों की स्वीकृति का भी इसके अंदर बहुत बड़ा दबाव होता है, दोस्तों के कंसेंट का बहुत बड़ा दबाव होता है। कई बार अपराधी अकेले नहीं होते, बल्कि एक मानसिक माहौल उसे वहाँ तक ले जाते हैं। दोस्तों के बीच मर्दानगी साबित करने का दबाव, मैं कितना ताकतवर हूँ, कितना हावी हूँ, मैं कितना सोसाइटी के पैमानों पर खड़ा उतरता हूँ। और कई बार ये महिलाओं पर प्रभुत्व दिखाना, महिलाओं के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाना एक तरह का स्टेटस सिंबल बना देता है। यही से शुरू होती है वो खतरनाक सोच जो धीरे धीरे अपराध बन जाती है और धीरे धीरे उस इंसान को एक ऑफेंडर बना देती है। सवाल यह है कि इसको रोका कैसे जाए। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सुझाव है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन। शिक्षा सिखाती है सहमति क्या होती है, व्यक्तिगत सीमाएं क्या होती हैं, रिश्तों में सम्मान क्या होता है और अस्वीकार को स्वस्थ तरीके से स्वीकार कैसे करा जाता है। क्योंकि जब सही शिक्षा नहीं मिलती ना, तो कई किशोर सीखते हैं सोशल मीडिया से, दोस्तों से, इंटरनेट से, पोर्नोग्राफी से, और वहाँ जो दिखता है वह अक्सर वास्तविकता तो होता नहीं। एक और है कि आज हमारे देश के अंदर कई स्कूल्स हैं जहाँ पे लड़के लड़कियाँ साथ बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर भी ये है कि वो शायद वास्तव में है ही नहीं। आपको भी ये याद होगा अपने स्कूल टाइम के अंदर कि जब भी हम अगर किसी लड़की के साथ में बैठ जाते थे उसको गलत निगाहों से देखा जाता था। इस रिपोर्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बचपन से ही लड़के लड़कियों को संरक्षित और सुरक्षित माहौल में अगर एक साथ काम दें और एक साथ उनकी दूरियां ना बढ़ा के उनको करीब लाएं, ताकि वो लड़कियों को बराबरी से एक कॉपरेशन के रूप में देखे, एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखे, एक डिग्निटी की नज़र से देखे, ना कि एज अ इंफीरियर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसके अंदर हमको ये भी देखना होगा कि हम इसमें प्रोटेक्शन इंश्योर करें। इसके अंदर हम पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, टीचर्स इसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। इस तरह से कई बार खतरनाक व्यवहार बहुत पहले दिखने लगते हैं, जैसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी, लड़की की सफलता से असहज होना, अस्वीकार होने पर अत्यधिक गुस्सा, यौन भाषा का मजाक में उपयोग। इन संकेतों को पहचानना ज़रूरी है। ये हर बार चेतावनी नहीं होते, लेकिन इनके पैटर्न को देखते हुए समय रहते इनमें सुधार करके लोगों को सही रास्ते पे लाया जा सकता है। स्कूलों के अंदर एक और बहुत बड़ी चीज़ है, आज हमारे स्कूलों और बोर्ड्स के अंदर मोरल बुक्स लगती हैं, कोई भी बोर्ड हो देश के अंदर, लेकिन ये सिर्फ रटकर नैतिकता सिखाती हैं। यार कोई रट के कभी कुछ सीखा है? हम ह्यूमंस हैं, हमें एथिकली सोचना आना चाहिए। हमें सहमति क्या है, गलत चीज़ देखकर चुप नहीं रहना, रहना है या नहीं रहना, शक्ति का दुरुपयोग करना है नहीं करना, हमें एथिकली सोचने की ज़रूरत है। और यही बच्चों को समझाने की और खाने की ज़रूरत है, जबकि हम उन्हें सिर्फ रटा रहे हैं, जो आगे जाके बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ाने में। सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर अंडर रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको चुप्पी कहते हैं। कई पीड़िताएं बोलती ही नहीं है क्योंकि उन्हें डर होता है लोग विश्वास नहीं करेंगे, बदनामी होती है और दोष उन्हीं पर डालते हैं। इसलिए स्कूल और संस्थाओं में सुरक्षित और गोपनीय रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे कोई भी लड़की डर के बिना कह सके मुझे मदद चाहिए। भारत में एक और बड़ी चुनौती है धीमी न्याय प्रक्रिया।
कई मामलों में सालों तक केस चलते हैं। अपराध रुकने में सबसे बड़ा डर क्या होता है? सजा की निश्चितता। इसलिए रिपोर्ट सुझाव देती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशंस और बेटर फॉरेंसिक सिस्टम्स के साथ हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सच यह है कि यौन हिंसा एक वजह से नहीं होती। ये समस्या पैदा हुई है गलत सामाजिक सोच से, शिक्षा की कमी से, संस्थानों की कमज़ोरी से और धीमी न्यायिक व्यवस्था से। अगर हमें 2047 तक इस देश को सेक्सुअल ऑफेंडर्स से फ्री करना है तो लड़ाई अपराधियों से नहीं, गलत सोच से है। और ये लड़ाई बचपन से ही शुरू होती है। अगर आपको ऐसे मुद्दों पर गंभीर बातचीत अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कभी कभी इस चर्चाएं वही होती हैं जिनसे समाज अक्सर बचता है। धन्यवाद।